जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग विषय पे आज डिस्कशन करते हैं कि मैनेजमेंट साइंस के सिद्धांतों के अनुसार और मैनेजमेंट साइंस के प्रिंसिपल्स के अनुसार ये जो अमेरिका इजराइल का ईरान से युद्ध चल रहा है, इसमें अनपेक्षित रूप से, अनएक्सपेक्टेडली जो हो रहा है वो हो रहा है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर कैलकुलेशन किया जाता और आज भी किया जाए तो ये बात सोचना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं था कि अगर एक तरफ अमेरिका जैसी विश्व शक्ति होगी, सुपर पावर होगी, और उसके साथ इजराइल जैसा देश होगा और ईरान के आसपास के सारे पड़ोसी अमेरिका और इजराइल के साथ होंगे, तो मैथमेटिकली ये समझना बहुत आसान था कि अमेरिका और इजराइल हावी पड़ेंगे, भारी पड़ेंगे और ईरान को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो 2+2 4 होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट साइंस में ऐसा नहीं होता। ये जो मैनेजमेंट के सिद्धांत हैं, इसमें बहुत सारी अदृश्य शक्तियां ऐसी काम करती हैं जिससे ऐसे निष्कर्ष आ जाते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। तो आखिर 6 महीने पहले भी इजराइल ने ईरान पे अटैक किया था। ईरान ने उसका बदला लेने में और रिवर्स एक्शन करने में काफी टाइम लगाया था, लेकिन इस बार इजराइल ने जैसे ही हमला किया, ईरान ने तुरंत पलटवार किया। और इसके बावजूद कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खमेनी शहीद हुए, उनके 40 सबसे बड़े सेना के अधिकारी शहीद हुए, इसके बावजूद आज की तारीख में ऐसा लग रहा है, 24 दिन के बाद युद्ध के, कि ईरान भारी पड़ रहा है और अमेरिका और इजराइल की आंखों में आंसू आ रहे हैं। इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बाहर निकलना पड़ रहा है, जनता को आश्वस्त करना पड़ रहा है और ये मैसेज देना पड़ रहा है कि इजराइल मुश्किल में है, मुश्किल में है। मतलब इजराइल ने सोचा नहीं था जो हो रहा है। इजराइल के एक मंत्री जब क्षतिग्रस्त एक बिल्डिंग का मुआयना करने जाते हैं तो वहां एक इजरायली महिला जो वहां सुरक्षा कर्मी है, वही उनका मुकाबला करती है और कहती है, तुम लोगों ने युद्ध थोपा है और तुम लोगों को ये युद्ध थोप के तुमने लोगों की मौत बुलाई है। और ऐसी स्थिति पैदा हो रही है अमेरिका के लिए कि उसके पुराने मित्र जिनके साथ उनका पैक्ट है, यूरोप के, नेटो के, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी अमेरिका के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। और अमेरिका जिसने ये दंभ भरा था कि वो 3-4 दिन में युद्ध को निपटा देगा, आज की तारीख में सारा का सारा दोष अपने देश की विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी को देना चाह रहा है और दे रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इसके पीछे सारा दोष डेमोक्रेटिक पार्टी का है। जैसे भारतवर्ष के अंदर कोई भी सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से पूछो या गोदी मीडिया से पूछो, तो उसके लिए वो कांग्रेस पार्टी को या पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोषी बताते हैं। वही चीज अमेरिका के अंदर भी शुरू हो गई है कि हर चीज के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी को, जबकि इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई लेना देना नहीं। बिना सीनेट की परमिशन लिए हुए अमेरिका ने यह युद्ध शुरू किया या इजराइल ने उसको फंसा दिया। ऐसे समय युद्ध शुरू किया जबकि वार्ता चल रही थी अमेरिका और ईरान के बीच में, समझौता हो चुका था। लेकिन इजराइल ने किस कैलकुलेशन से, किस गलत कैलकुलेशन से युद्ध को स्टार्ट किया बिना सोचे समझे, और आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी फंस गए और नेतन्याहू भी फंस गए। इसका कारण क्या है? ये मैनेजमेंट साइंस के सिद्धांतों से, प्रबंधन शास्त्र के सिद्धांतों से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैनेजमेंट साइंस या मार्केटिंग मैनेजमेंट में कहा जाता है फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज होता है।
मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और वो प्रोडक्ट ऐसा होता है जो कि कस्टमर्स के पास पहली बार आता है, कोई ऐसी चीज लेके आते हैं जो पहली बार आता है, तो जो भी पहली बार चीज को लेके आता है, जो फर्स्ट स्टेप लेता है, जो फर्स्ट मूव लेता है, उसको फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिलता है। फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज क्यों मिलता है? वो कारण ये है क्योंकि सबसे पहली बार आता है तो जनता का ध्यान आकर्षित होता है। हालांकि जनता को अपनी राय बदलने में, जैसे वो जी रहा था, मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे अगर संघर्ष जारी रहा और सप्लायर ने, इनोवेटर ने अपने प्रयास को जारी रखा और प्रोडक्ट एस्टेब्लिश हो गया, तो वो प्रोडक्ट को लोग भूल नहीं पाते। जैसे आज भी वनस्पति घी को लोग डालडा के नाम से जानते हैं। लोग जाते हैं वनस्पति घी खरीदने, लेकिन कहते हैं डालडा है क्या? या जूता खरीदने जाते हैं तो दिमाग में तुरंत एक बाटा की इमेज बन जाती है। या गुटखा कोई खरीदने जाता है, कहता है पान पराग, चाहे ब्रांड कोई और हो, लेकिन पान पराग ब्रांड उनके दिमाग में जमा होता है, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। लेकिन यहां पे मैनेजमेंट का सिद्धांत बिल्कुल उल्टा है। यहां पे इजराइल ने जो किया, उसका उसे फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज नहीं मिला, बल्कि फर्स्ट मूवर्स डिसएडवांटेज मिला। क्योंकि पूरे विश्व की नजर में इजराइल एक ऐसा देश बन गया जिसने शांति के प्रक्रिया चलते हुए उसके विरुद्ध जाके अशांति का प्रयास किया और युद्ध विश्व में थोपा, तो उसे डिसएडवांटेज मिला। ईरान को एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिला कि देखिए हम तो शांति चाहते थे, लेकिन इजराइल ने प्रोवोक किया, पहले आक्रमण किया, हमारे अयतुल्ला को मारा, उनकी शहादत की, हमारे 40 सैनिकों को मारा, और उसके बाद 165 छोटी छोटी बच्चियां जो स्कूल पढ़ने गई थी उनकी हत्या की, सिविलियन एरिया में अटैक किया। इसलिए उसको सिंपैथी मिली। यहां तक कि अमेरिका, इजराइल के जो मित्र राष्ट्र थे, उनकी भी सिंपैथी ईरान को मिली। चाहे उन्होंने उसको प्रकट नहीं किया, लेकिन अंदर अंदर सिंपैथी। लेकिन जो देश थे उनके, अगर राष्ट्राध्यक्ष पैक्ट की वजह से अमेरिका इजराइल के साथ खड़े थे, लेकिन उन देशों की जनता जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि इजराइल ने कैसे शांति के प्रयासों को धता बताते हुए युद्ध थोपा, उनकी सहानुभूति भी ईरान को मिल गई। तो जनता की सहानुभूति मिलती है तो राष्ट्राध्यक्ष, जो देश के नेता होते हैं, उन पर एक साइकोलॉजिकल दबाव बनता है और उनको भी मजबूरन अपना नजरिया बदलना होता है। जैसे आपने देखा भारतवर्ष के अंदर भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री इजराइल गए थे युद्ध होने के 48 घंटे पहले, वहां उन्हें कोई पदक मिला था, और ये सब जान रहे थे कि हिंदुस्तान में कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का रुख इजराइल के तरफ है, अमेरिका की तरफ है। तो पुराने दोस्त रूस से भी भारतवर्ष ने दूरी बना ली थी और ईरान से भी दूरी बना ली थी। ईरान से जहां 2019 तक हमको सस्ता तेल मिलता था, हमारे पास स्थित राष्ट्र था, अमेरिका के कहने पे हमने तेल लेना भी बंद कर दिया था और महंगा तेल खरीदना शुरू कर दिया था। यहां तक कि हमने रूस से भी, जब अमेरिका ने चाहा तो हमने तेल खरीदा, जब उसने मना किया तो नहीं खरीदा, जब उसने परमिशन दी तो दोबारा खरीदना शुरू कर दिया। तो अपने दोस्तों को हमने दूर कर लिया। इसका मतलब यह था कि अमेरिका और इजराइल के हम नजदीक जा रहे थे। लेकिन जब भारतवर्ष के अंदर शुरू शुरू में तो जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे वो इजराइल के साथ खड़े थे, अमेरिका के साथ खड़े थे, और जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी थे तो वो ईरान के साथ खड़े थे। लेकिन जैसे जैसे जनता का दबाव बना और जो गलती इजराइल ने फर्स्ट मूवर्स डिसएडवांटेज लेके युद्ध को छेड़ के की, उससे जब देश के अंदर ये सहानुभूति की लहर ईरान के लिए न केवल मुसलमानों के अंदर बल्कि सनातनी और हिंदुओं के बीच में भी जागी, तो मोदी जी भी दबाव में आए और उन्होंने ईद के लिए ईरान के राष्ट्राध्यक्ष को फोन करके बधाई दी, और यह दबाव का ही कारण था। दूसरा कारण जिसकी वजह से आज की तारीख में ईरान मजबूत दिखाई पड़ रहा है, जीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसका कारण है उनके देश के अंदर एकता। एक तरफ जहां अमेरिका, इजराइल, अमेरिका के मित्र राष्ट्र
उनके अंदर असंतोष नजर आ रहा है, डिसइंटीग्रेशन नजर आ रहा है। वहां पे ईरान कि देश की जनता, 10 करोड़ देश की जनता पूरी तरह से एकजुट हो गई, जबकि वो लड़ाई के पहले नहीं थी। तो लड़ाई की वजह से ईरान की जनता पूरी तरह एकजुट हो गई और इजराइल और अमेरिका की जनता बट गई। तो जब एक यूनाइटेड फोर्स चलती है, जैसे दो टीम के बीच में लड़ाई है, एक टीम कमजोर है लेकिन यूनाइटेड है और दूसरी टीम मजबूत है लेकिन डिसयूनाइटेड है, आपस में लड़ रही है, तो आपस में लड़ती हुई सेना एक एकजुट सेना से लड़ाई कभी नहीं कर सकती। और यही कारण है कि आज अमेरिका और इजराइल की आंखों में आंसू हैं, पश्चाताप के आंसू हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इस युद्ध से बाहर कैसे निकले या आगे कैसे बढ़े। तीसरा ये बात अमेरिका के युद्ध कौशल के विशेषज्ञों को पता होनी चाहिए थी कि अगर ईरान पे अटैक होगा तो ईरान करेगा क्या। और ये सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया था। जैसे आपको याद होगा 1971 के पहले इंदिरा गांधी को जनरल मानेकशॉ ने बताया था कि अगर हम इस समय छिड़ेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे, लेट वी विल हैव टू वेट फॉर 6 months। और इंदिरा जी ने कहा था ठीक है वेट करो 6 महीने और बाद में फिर तोड़ेंगे, और पाकिस्तान को तोड़ दिया था। और ये सबको पता था, और ये अमेरिका के सैन्य अधिकारी ने भी डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि अगर ईरान पे अटैक होगा तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वो बंद कर देगा, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा तो उससे पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी और उसकी वजह से पूरे विश्व के कोप के भाजन अमेरिका और इजराइल बन जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं सुना। दूसरा ये भी कहा था क्योंकि आप पे तो अटैक नहीं करेगा क्योंकि आप बहुत दूर बैठे हुए हैं, लेकिन आपके जितने भी मित्र राष्ट्र हैं आसपास गल्फ कंट्रीज के अंदर अमेरिका के, ईरान उन पे अटैक करेगा। और उन पे जब अटैक करेगा तो वो देश भी ये कहेंगे कि जिस अमेरिका के भरोसे पे हमने उन्हें अपने देश के अंदर सैन्य संगठन बनाने की अनुमति दी, वो आज उसकी वजह से हमको परेशानी हो रही, नुकसान हो रही है। तो उन देशों की जनता भी ईरान के साथ खड़ी हो जाएगी और एक साइकोलॉजिकल वॉर ऑफ हार जाएंगी। तो किसी भी लड़ाई के अंदर, किसी भी युद्ध के अंदर, किसी भी खेल के अंदर साइकोलॉजी ऑल्सो प्लेज ए वेरी क्रूशियल रोल विच इज स्टार्टेड शोइंग इट्स फेस नाउ। इसके बाद जैसे अमेरिका ने एक धमकी दी, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी कि 48 घंटे के अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान खोल दे, वरना हम तहस नहस कर देंगे, हम पूरे उनके पावर प्लांट उड़ा देंगे। तो ईरान ने कहा ठीक है पावर प्लांट उड़ा देंगे, हम भी आपके सारे जितने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हैं आसपास के और जितने भी तेल के भंडार हैं उनमें आग लगा देंगे। और वो दे आर कैपेबल, बिकॉज दे हैव शोन दे आर कैपेबल कि उनके पास मिसाइल्स की और ड्रोन की पावर है और हर महीने उसको बढ़ाते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ से डिप्लोमेटिकली उन्होंने ये कहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमने खोल दिया है सबके लिए, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जाने के लिए जो नियम बने हैं उनका पालन आपको करना पड़ेगा। तो अमेरिका, ये तो कोई भी देश नहीं कह सकता कि नियम का पालन नहीं करना पड़ेगा। भाई ठीक है, सड़क हमने खोल दी, आप सड़क से जाइए लेकिन नियम का पालन कीजिए, और दुश्मन राष्ट्रों के लिए नहीं खोलेंगे। अब मानी बात है कि जिन देशों को स्टेट ऑफ हॉर्मुज ना यूज करने की वजह से परेशानी हो रही है, वो ये अपने तेल को सस्ता लेने के लिए, अपनी आर्थिक शक्ति को कमजोर न होने देने के लिए ईरान से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। उसकी वजह से अमेरिका फिर आइसोलेट हो जाएगा, इजराइल आइसोलेट हो जाएगा। तो इस कारण से फिर ईरान को, अच्छा फिर ईरान की जो शक्ति थी उसको अंडरस्टिमेट कर लिया अमेरिका इजराइल ने, जबकि पिछली बार के युद्ध में भी उन्हें पता था कि वो इजराइल के ऊपर उन्होंने अटैक किया था। अच्छा फिर साइकोलॉजिकल वॉर में ईरान ने और बढ़त हासिल कर ली जब उन्होंने कहा कि हमारा गल्फ कंट्रीज के देशों से केवल ये कहना है कि आप अमेरिकन बेसिस को हमारे खिलाफ यूज मत होने दीजिए, अगर आप यूज होने देंगे देन यू कैन नॉट कंप्लेन, वी विल फाइट बैक, मुझे हटा दीजिए। और अब वो कह रहा है युद्ध विराम तभी होगा जबकि अमेरिका पूरी तरह से अपनी सेनाओं को गल्फ कंट्री से हटा लेगा। अच्छा हमारी बात है कि उन देशों को, गल्फ कंट्रीज की जो जनता है उसको बात अपीलिंग तो लगेगी कि हमारे देश के अंदर अमेरिका आगे दादागिरी क्यों कर रहा है। कभी कहता है $1 ट्रिलियन दो, कभी कहता है $2 ट्रिलियन दो। तो ईरान की बात भी उन देश की जनता को वाजिब लग रही है। तो साइकोलॉजिकल वॉर ईरान बार बार जीतता चला जा रहा है। फिर ईरान ये कह रहा है कि अगर युद्ध विराम होगा तो हमारी टर्म से होगा और हम लड़ने को तैयार हैं, हम 3 साल तक लड़ाई लड़ेंगे। और अमेरिका ये मैसेज दे रहा है कि 2-4 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी।
तो ईरान कहता है कि लड़ाई अगर खत्म होगी तो आपको कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। पहली बार अरब कंट्रीज को पूरी तरह से रिक्त करना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा अमेरिका को, और हमने जो इस युद्ध में नुकसान झेला है उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। अब वैसे तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, गल्फ कंट्री से कह सकते हैं भाई ठीक है, $1-1 ट्रिलियन ईरान को दे दो, और वो दे भी देंगे, उनका पेट्रो डॉलर्स की कोई कमी नहीं। लेकिन अगर वो ऐसा करेंगे तो एक जो इमेज बनी हुई है अमेरिका की एक सुपर पावर की, वो खत्म हो जाएगी और टूट जाएगी। और एक बार हनक खत्म हो गई तो फिर कुछ बचेगा नहीं, फिर कोई भी आके अमेरिका को और इजराइल को हड़का के चला जाएगा। इसके बाद ईरान ने एक और बुद्धिमानी का काम किया। जब पाकिस्तान ने कहा कि साहब हम आपसे तेल लेना चाहते हैं, उन्होंने कहा तेल देंगे लेकिन आपको युआन में, हम युआन का पेमेंट करेंगे तब तेल देंगे, हम डॉलर में नहीं, युआन। तो अब पाकिस्तान तैयार हो गया, उसने कहा ठीक है युआन में तेल लेंगे। अब युआन में तेल लेंगे तो इसका मतलब ईरान ने मैसेज दे दिया कि हम रूस से, हमारा कांटेक्ट बढ़ेगा, और यही रूस ने किया है। यह हमारा चीन से, युआन में हम चीन से सामान मंगाएंगे। ईरान ने भी कहा ठीक है हम चीन से सामान मंगाएंगे, युआन हमें पेमेंट कीजिए। तो उसकी वजह से जो ब्रिक कंट्रीज का एक डिजाइन था, जो चाहते थे कि डॉलर की सुप्रीमेसी को खत्म करें और लेन देन ब्रिक कंट्रीज की करेंसी में हो, ब्रिक कंट्रीज की करेंसी में ना हो के वो युआन में होने लगा, तो चाइना की इकोनॉमी को और ज्यादा फायदा हो गया। फायदा किसे हुआ? चाइना को, रशिया को और ईरान को। नुकसान किसे हुआ? इजराइल को और गल्फ कंट्रीज में बसे हुए देशों को और भारतवर्ष को, क्योंकि भारतवर्ष डिसाइड नहीं कर पाया कि वो इधर रहे या उधर रहे। तो ईरान ने भी हमको कोई एडवांटेज नहीं दिया और अमेरिका ने भी हमें कोई एडवांटेज नहीं दिया, क्योंकि हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर बैठ गए। तो जब आपकी न्यूसेंस वैल्यू नहीं है, जब आप कहीं किसी भी वार्ता में या किसी चीज में शामिल भी नहीं है, तो लोग आपको ये भी इग्नोर करेंगे, वो भी इग्नोर करेंगे। हालांकि ईरान के राष्ट्राध्यक्ष, क्योंकि भारत के ईरान से बहुत पुराने संबंध हैं और जनता के विचारों को ईरान के राष्ट्राध्यक्ष जानते हैं, इसलिए उन्होंने हमारा सम्मान करते हुए, देश का सम्मान करते हुए अभी तक हमको एक फ्रेंडली गेस्चर से ट्रीट किया है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि मैनेजमेंट सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार से गेम को खेला जा सकता था, जैसे युद्ध कौशल का परिचय दिया जा सकता था, उसमें अमेरिका और इजराइल ने अपने को नौसुखियों की तरह पेश किया है, और ईरान ने अपने को एक जमे जमाए कलाकार के रूप में पेश किया है। और चीन और रूस ने भी इस युद्ध का जितना अच्छा उपयोग अपने फायदे के लिए किया है, उससे मैनेजमेंट साइंस के बहुत सारे सिद्धांत सामने आते हैं। और उन सिद्धांतों से आज के तारीख में अमेरिका की आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, यह भी समझ में आता है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।